नमस्कार, मैं प्रेरणा। इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं एक गंभीर मुद्दे पर। जी हाँ, ये गंभीर मुद्दा है कि अब संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस के रूप में यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। ये हमारे लिए काफी उपलब्धियों वाला दिन था। वो दिन था 11 नवंबर 2024 का दिन, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। क्योंकि अब वो हमारे बीच है, तो अधिवक्ता गणों का इस पर क्या कुछ राय है, उनसे हम बात करेंगे। और सबसे अहम बात कि इस वक्त जिनसे हम जुड़ने जा रहे हैं वो भी हाई कोर्ट में एडवोकेट है, अभ्युदय आनंद नाम है उनका। उनसे जुड़कर हम बात करेंगे कि वकील साहब का इस पर क्या कुछ राय है, वो क्या सोचते हैं कि उन्होंने अगर सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण किया है तो ये हमारे लिए कितना सकारात्मक है। अभ्युदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बताएं हमें कि किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि अब वो सीजेआई के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है संजीव खन्ना ने। हाल में ही 11 नवंबर को जी ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजीआई के रूप में शपथ ग्रहण ले लिया। जी, उस शपथ ग्रहण समारोह में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं पूर्व सीजीआई भी मौजूद थे। कि उनके पारिवारिक परिवेश को देखें तो उनके पिता का नाम ऑनरेबल जस्टिस देवराज खन्ना था जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। जी, उनकी माता का नाम सरोज खन्ना था, जो लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थी। जी, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जी का नाम ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना था। ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना खुद में एक बहुत प्रसिद्ध और जाने माने न्यायाधीश रहे हैं। जी, जब भी हम ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना का नाम लेते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक केस आता है जो बहुत फेमस केस हुआ जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। जी, जी, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में इंदिरा सरकार के एक निर्णय को चैलेंज किया गया था। वह निर्णय यह था कि इमरजेंसी के दौरान देश हित के लिए अगर सरकार चाहे तो नागरिक के स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेगी एवं उसे खत्म कर देगी। जी, इस केस का निर्णय 4:1 के मेजॉरिटी रेशियो से किया गया, जिसमें यह निर्णय किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय था कि अगर सरकार चाहे तो के लिए स्वतंत्रता का अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है उसे खत्म कर देगी। इस केस में जो डिसेंटिंग ओपिनियन था वो ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना का था। बाकी 4 जजेस जो हैं इस केस में फेवरेबल डिसीजन दिए थे और यही फैसला पारित किए थे। जी, जी, इसलिए इस कारण से हम लोग जस्टिस एच.आर. खन्ना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी, जहाँ तक एच.आर. खन्ना की आप बात कर रहे हैं, कहा तो ये भी जाता है कि उनका ये जो जजमेंट था इसे लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जजमेंट काफ़ी मायने रखता है तो कई जगह पे इसके रेफरेंसेस भी लिए जाते हैं। जी, जब जस्टिस एच.आर. खन्ना ने इस केस में डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, तब ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा सरकार उससे काफ़ी नाराज़ हो गई, जिसके कारण सीनियरिटी के हिसाब से अगला जो नंबर था वो ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना का सीजीआई बनने के लिए था। मगर इस डिसेंटिंग ओपिनियन के कारण नाराज़ होकर, क्योंकि सरकार नाराज हो गई थी, तो सीनियरिटी में सबसे ऊपर रहते हुए भी ऑनरेबल जस्टिस एच.आर. खन्ना को सीजीआई का पद नहीं दिया गया एवं उसके बदले जो सीनियरिटी में उनसे उस समय जूनियर थे, ऑनरेबल जस्टिस एम.एच. बेग, अच्छा, उनको सीजीआई के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उस समय के बाद से और उस पर्टिकुलर समय पे भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मुद्दा काफ़ी गंभीर हो गया। न्यायालय, न्याय प्रणाली और
सारे जो सिस्टम हैं वो इस बात पे चर्चा करने लगे कि भारत में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कितनी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं एक सवाल का विषय बन गया, लोगों के बीच चर्चाएं होने लग गई है ना। तो उनका ये जो लैंडमार्क जजमेंट है वो आज भी कहीं ना कहीं उसको काफी ज्यादा अहम महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। और जिस तरह से हम अगर आप सीजीआई का बात कर रहे हैं, संजीव खन्ना ने शपथ ग्रहण किया है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनका बैकग्राउंड क्योंकि बेहतर था, बावजूद इसके उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम जस्टिस एचआर खन्ना की बात करते हैं, ऑनरेबल जस्टिस एचआर खन्ना की का नाम जब भी हमारे सामने आता है, तो एक चीज़ और बात सामने आती है कि डिसेंटिंग ओपिनियन देने के बाद, ये डिसेंटिंग ओपिनियन देने के बाद जब इंदिरा सरकार ऑनरेबल जस्टिस एचआर खन्ना से नाराज हो गई और उन्हें सीजीआई के पद पर नियुक्त होना था, पर इस कारण से उन्हें नहीं सीजीआई का पद दिया गया, तो इसके विरोध में ऑनरेबल जस्टिस एचआर खन्ना अपने न्यायाधीश के पद से भी रिजाइन कर दिए। जी। तो ये सब फैक्टर है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में हम लोग देखे हैं, और ये एक मेजर चैलेंज भी है आगे के लिए कि जब भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बात आए तो इस देश में न्याय जो है वो फेयर तरीके से मिल पाए, इसके लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का होना काफी अनिवार्य है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि बावजूद इसके कि संजीव खन्ना के पिताजी भी न्यायाधीश थे, फिर भी उन्होंने अपने चाचा से इंस्पिरेशन लेकर वो आज यहाँ है। और कहा यह भी जाता है कि वो अपने चाचा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके तमाम जजमेंट्स को वो पढ़ा करते थे। जैसा कि आज आप बात कर रहे हैं, जब भी हम जिक्र कर रहे हैं संजीव खन्ना का, तो ज़्यादातर इसमें एचआर खन्ना का भी जिक्र हो रहा है। जी। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने चाचा जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे, है ना। जी। देखिए, जब हम ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वो अपने वकालत के वो अपने वकालत का जो इनिशियल फेज था, शुरुआती दौर था, वो जिला न्यायालय से शुरू किए, जिसमें 30 हजारी कोर्ट और एवं अन्य जो दिल्ली के जिला न्यायालय हैं वहाँ वो प्रैक्टिस किया करते थे। बाद में वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। फिर वो कई विभाग को भी उन्होंने संभाला। वो एमिकस क्यूरी के रूप में भी जो है कोर्ट में अपीयर हुआ करते थे कई क्रिमिनल मैटर्स में। फिर वो गवर्नमेंट के भी कई गवर्नमेंट विभाग के भी वकील रहे। तो उनका जो फेज था वो खासकर यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशनल था कि कैसे आप जो है शुरुआत में मेहनत करके धीरे धीरे चीज़ों को लर्न करके आप ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए तो वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। जी। उनकी जो पूरी स्टोरी है वो हम लोग के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है और हर लॉ स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि संजीव खन्ना की आगे की जर्नी की बात की जाए तो क्या होने वाला है, क्या लगता है, कैसा रहेगा इनका कार्यकाल, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिस तरह से तमाम जजमेंट्स दिए, अब क्या लगता है कि संजीव खन्ना के मामले में क्या कुछ नया होगा? देखिए, जब भी हम लोग जितने भी ऑनरेबल्स जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हर लोग अपने आप में जो हैं, हर जजेस अपने आप में ऑनरेबल हैं। हर लोग का अपना एक सोचने का नज़रिया है और हर जजेस का यही प्रायोरिटी है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इस्टेब्लिश किया जा सके, कैसे उसके प्रिंसिपल्स को, उसके सोल को जो है आप संरक्षित बचा सके। जी। तो ऐसा तो हर जजेस का प्राइम मोटिव होता है। अब जस्टिस संजीव खन्ना का बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो शुरुआत से ही बैकग्राउंड इस तरह का उनको मिला कि उनकी जो पृष्ठभूमि रही वो कुछ इस तरह की रही और वो जब कि उन्होंने वकालत का भी दौर देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो न्याय प्रणाली के हर एक चीज़ों को जानते हैं। जी, बारीकियों को समझते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो
जब भी कोई ऑर्डर पास करेंगे इन फ्यूचर और जो भी निर्णय लेंगे सीजीआई बनने के बाद, वो देश हित में होगा, वो नागरिकों के हित में होगा एवं वो संविधान के ही हित में होगा। जी। तो इस वक्त हम अभ्युदय आनंद जी से जुड़े हुए थे। अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये भी उच्च न्यायालय पटना में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है। इन्होंने तमाम बिंदुओं पर बात की और इन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से संजीव खन्ना से हम उम्मीद कर सकते हैं। ये भी बताया इन्होंने कि जब सीजेआई चंद्रचूड़ का जजमेंट जिस तरह से देश हित में था, जनता के हित में था, ठीक इसी तरह से हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस यानी कि संजीव खन्ना से भी उम्मीद करते हैं। और क्योंकि वो एक ऐसे गणमान्य पद पर मौजूद है जहां से उनका एक एक डिसीजन काफी ज्यादा मैटर करता है, एक एक जजमेंट का एक वैल्यू होता है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब संजीव खन्ना क्योंकि हमारे बीच है तो उनका जो भी जजमेंट होगा वो देश हित में होगा और जनता के हित में अवश्य होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।